मगर महिला कॉलेज की नौकरी माननीय प्राचार्य प्रोफेसर ममता जी, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर से आए हमारे मित्र डॉक्टर दिनेश कुमार जी, मगध महिला कॉलेज की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सिप्रा जी, कीर्ति जी, और यहाँ बहुत सारे चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं और क्लासरूम में कुछ देखे हुए हैं, कुछ बाहर देखे हुए हैं, कुछ शोध के क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे चेहरे अपने जैसे ही हैं, जो अपने नहीं भी हैं वो अपने जैसे हैं। सबसे पहले तो संस्था के प्रधान के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विज्ञान की प्रोफेसर हैं और हिंदी को लेकर लगभग हफ्ते भर का कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, इसलिए हिंदी वालों की ओर से मैं आपको अलग से बधाई देता हूँ, क्योंकि इस तरह की कार्यशाला आमतौर पर बहुत कम है। संगोष्ठियाँ तो होती हैं लेकिन इस तरह की कार्यशाला बहुत कम है। और मुझको मालूम हुआ है कि इसमें जो प्रतिभागी मित्र हैं वो प्रतिभागी मित्र भी ज़्यादातर बिहार और झारखंड यानी बृहत्तर बिहार से ही जुड़े। तो मैसूर से आप दिनेश कुमार जी आए हुए हैं, आपका भी अलग से भी यही आपकी जन्मभूमि यहाँ नहीं, लेकिन कर्मभूमि तो आपकी वही है और वहीं से आपकी पहचान है प्रोफेसर के रूप में और विद्वान के रूप में, इसलिए आपका अलग से स्वागत करते हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये विषय जो मेरे बातचीत के लिए रखा हुआ है वो साहित्य का मूल्यांकन है। आप में से अधिकांश लोग दो पद हैं इसमें, साहित्य और विजन, और इन दोनों पदों को बढ़िया से समझना जरूरी है। कई बार जन्म गुजर जाता है लेकिन जिस काम को हम करते हैं उस काम की प्रकृति के बारे में सही ढंग से अंदाज नहीं होता। साहित्य की परिभाषा हम लोग को बचपन से किसी न किसी प्रकार से बताई गई और आज भी हम लोग काव्य लक्षण को पढ़ाते ही हैं और काव्य लक्षण को पढ़ाते हैं तो तरह से साहित्य की परिभाषा है। लेकिन साहित्य बोध हम अंग्रेजी में किताब भी है अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, बहुत ही मशहूर किताब है। उसी तरह से मेकिंग ऑफ लिटरेचर, ये भी बहुत अच्छी किताब है। हम लोग साहित्य को शास्त्रीय ढंग से ज्यादा उपस्थित करने करते हैं, साहित्य को भी हम लोग शास्त्र बना करके पुस्तक। मूलतः साहित्य शब्दों के कलात्मक नियोजन का, शब्दों के सुष्ट प्रयोग का, उसी सुष्ट से शब्द। ये साहित्य शब्द जो है वो समाज से जुड़ा हुआ धर्म है। ये साहित्य शब्द और अर्थ के साहचर्य से ज्यादा जुड़ा, वो विद्या है जहाँ पर शब्द और अर्थ अपने पूर्ण सामंजस्य के साथ, शब्द और अर्थ में जहाँ एक दूसरे के हित की भावना, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हो जैसे जो हितैषी जुड़ते हैं उस तरह से। तो शब्द और अर्थ का सुंदरतम साहचर्य, और ये साहित्य कोई जरूरी नहीं है कि ये साहित्य पढ़ाने वाले तो बहुत कम साहित्य रचते हैं। अधिकांश लोग साहित्य के रचनाकार वो हैं जो साहित्य पढ़ाते हैं। और ये सोचने की बात है और कुछ गौर करने की बात है कि प्राध्यापकों में बड़े और ऊंचे दर्जे के साहित्यकार बहुत कम। सोनार होना एक काम, ठीक है, और सोना होना दूसरा। तो हम लोग तो सोनार वाला काम करते हैं, सोने को रूप देते हैं,
लेकिन असली सोना तो रचना है। और इसलिए साहित्य बोध के लिए मित्रों ये जरूरी है कि हम सबका साहित्य के साथ वैसा लगाव हो जैसा अपने निकटतम परिवारजनों से लगे। वो अन्य विद्याओं की तरह नहीं है। अन्य विद्याओं से आपका एक दूसरे प्रकार का रिश्ता होता है। साहित्य कुछ नहीं है, हमारे ही जीवन की नाना रूपों की, नाना छवियों की वो अभिव्यक्ति है। और ये जो साहित्य है इसने हजारों वर्षों से कम से कम वाल्मीकि के समय से तो हम जानते हैं, वाल्मीकि के समय से, और उनका समय भी अभी निर्धारित होते होते पता तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हजारों वर्ष कहेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये हजारों वर्ष से साहित्य किसी न किसी रूप में हमारे साथ इस कदर जुड़ा हुआ है कि उसके बिना हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत जोर देकर कह सकता हूँ कि भारतवर्ष की दुनिया में जो प्रतिष्ठा है वो इसलिए नहीं प्रतिष्ठा है कि कब किस समय कौन भारत का प्रधानमंत्री बना और कौन राष्ट्रपति बना, बल्कि इसलिए है कि इस देश में वाल्मीकि, इस देश में कालिदास हुए, इस देश में भाष हुए, यहाँ तुलसीदास हुए, यहाँ निराला हुए, यहाँ रविंद्र हुए, यहाँ सुब्रमण्यम हुए, और भारतीय भाषाओं के अनेक महान कवि हुए। भारत जाना जाता है अपने प्रकृति के नाना रूपों से, भारत जाना जाता है इन महान साहित्यकारों से, इन महान कलाकारों से। राजनीति वाले तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बहुत फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आज भी अजंता एलोरा का जो चित्र है उसकी पहचान भारत की पहचान है। कोणार्क का जो मंदिर है उससे हमारी पहचान है, ताजमहल है उससे हमारी पहचान है। तो ये कला और साहित्य का जीवन में एक भिन्न स्थान है, एक ऐसा स्थान है जैसे किसी आत्मीय स्वजन का होता है, परिवार का होता है, उस तरह का स्थान। इस साहित्य के जहाँ तक मूल्यांकन की बात है तो मैं साहित्य पहले, चूंकि यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी के ही शिक्षक बैठे हुए हैं, और शिक्षक सबसे बढ़िया वो होता है जो आजन्म विद्यार्थी रहने का प्रण लेकर पैदा होता है। जो बढ़िया विद्यार्थी अपने को नहीं बनाए रख सकता है वो कभी भी अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है, और बहुत जोर देकर के कहता है। और इस बिहार में मैं थोड़ी भाषा की अलग से चर्चा करना चाहता हूँ। और बिहार के साथ एक धारणा है, और हम लोग खास करके हिंदी के प्रति धारणा है घर की मुर्गी दाल बना। अंग्रेजी से हम लोग डरते हैं, इसलिए कुछ उसको अलग से मेहनत करके सीखते हैं, और हिंदी के बारे में सीखने की जरूरत है ये कभी हम महसूस ही नहीं करते। लगता है तो हम सीखे हुए हैं। नतीजा ये होता है कि हम जितनी भूलें और जितनी गलतियां अच्छे अच्छे प्राध्यापक लोग, पीएचडी किए हुए लोग भाषा के स्तर पर करते हैं, वो ऐसी गड़बड़ियाँ बहुत कम जगहों पर दिखती हैं। और मैं आपको कहूँ कि ये जो स्थिति है वो इतनी दूर तक पहुँची हुई है, और एक लंबे समय से अध्यापन करते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ कि पीएचडी किए हुए लोग जिनको शोधोपाधि मिल चुकी है, वो शोधोपाधि प्राप्त लोग 1 पेज 2 पेज 4 पेज लगातार ऐसी हिंदी लिखें जिसमें कोई कलम न लगा सके, ये दुर्लभ स्थिति। ये एक बहुत बड़ी स्थिति। पहले हमें भाषा को दुरुस्त करना है, साहित्य को इसके बाद है। और एक दाग उर्दू के बहुत महान शायर है, दाग ने शेर लिखा है, और वो शेर हिंदी वालों को अपने पास हमेशा रखना चाहिए। और वो शेर बहुत एक जमाने में चर्चित भी हुआ था। नहीं हेर है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते, उर्दू जबां आते आते आते, और हिंदी वाले समझते हैं कि स्वतः आते। आज जो उर्दू भाषी जो लोग वो अनपढ़ ही होते हैं, लेकिन जितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं वो उर्दू क्या बेहतर से हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी है। आमतौर पर पढ़ा लिखा हिंदी से एमए किया हुआ, पीएचडी किया हुआ, वैसी हिंदी। चूंकि उनको घुट्टी में पिलाई, उनको अलिफ से लेकर के आगे तक जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से हमारे साथ
हम में से इतने लोगों से पूछ ले कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। साफ पूछ लीजिए मेरा माता कि बताइए हिंदी में कितने वर्ण हैं, इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। अंग्रेजी में 26 से ये मामला तय है, लेकिन हिंदी में मुझको भी पूछेगा तो मैं गिनने से भी कुछ हो जाएगा, गिनने से भी कुछ हो जाएगा। तो ये हमारी स्थिति है और उच्चारण की शुद्धता पर हमारा ध्यान लगभग है। और कारण इसका ये है कि भाषा के उच्चारण की शुद्धता वस्तुतः वर्णों के उच्चारण की शुद्धता है, जिसे हम व्यंजन कहते हैं और जिसे हम स्वर। और ये दोनों यदि अलग अलग हम अपने बच्चों को और खुद को सही ढंग से उच्चारित करना नहीं सिखाते हैं तो हम कभी भी शब्दों का सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सकते। अब जैसे ये हरस स्वर है, तो बिहार में हरस को और जब भी कोई बिहारी पढ़ा लिखा बोलता रहता है और तो लोग समझ जाते हैं कि बिहारी वो जात नहीं बोलेगा, जाति बोलेगा। ठीक है, अरे तो जाति को यदि जाति बोलिएगा तो लड़की जाति उसको क्या बोलेगी? ठीक है ना। तो यूपी में ये झमेला नहीं है, यूपी में हरस बड़ा दोस्त बोलते हैं, बल्कि ऐसे बोलते हैं कि लगता है जैसे हरस तो है ही नहीं। और हम लोग हमेशा वो दीर्घ को ही उस रूप में कहेंगे, जाति को जाति कहेंगे, मुक्ति को मुक्ति कहेंगे। ठीक है, यदि किसी का नाम मुक्तिनाथ है कहेंगे मुक्तिनाथ है। ठीक है, और एक मित्र थे संस्कृति तो संस्कृति कहें। ठीक है, पूरा जोर देकर, बिना जोर दिए हुए हमारा काम नहीं होगा, ये हमको सीखना और अलग से सीखना। और खास करके अब तक यदि नहीं सीखा होगा तो अब सीखना होगा। मैं कई एक बार कहता हूँ कि हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों को आईने के सामने उच्चारण करके कई एक बार घर वाले लोग समझे कि कुछ पागल वाला धंधा तो नहीं। ठीक है, तो जैसे महिलाएं दर्पण के सामने खड़ा होकर के तैयार होती हैं खाने उसी तरह से तैयारी की जरूरत है भाषा की। और भाषा की तैयारी एक दिन में, और ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं हुई तो अभी नहीं हो सकती, कभी सीख। हम लोग टिप्स भी देते हैं लड़कियों को, दर्पण के आगे खड़ा होकर तैयार जी तो इसी तरह से री है। अब री का उच्चारण हम लोग प्रायः इर के तरह करते हैं, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये स जो है उसका हल वाला जो रूप है यानी स्पष्ट। अब हम हिंदी वाले खास करके बिहारी को स्पष्ट तो कभी बोलते उल्टा बोलते हैं अस्पष्ट, यानी सीधे विपरीत अर्थ। हमारे मित्र थे सुरेंद्र प्रसाद, उनको जो भी बोलते थे अस्निग्ध जी, ठीक विपरीत अर्थ। अब यदि हिंदी का शिक्षक स्पष्ट को अस्पष्ट, स्निग्ध को अस्निग्ध बोलेगा तो फिर आपके विद्यार्थी क्या करेंगे? इसलिए यदि गड़बड़ी है तो अभी से भी हम लोग सावधान रहते हैं, जब जागे तभी समय। ठीक है, पछतावा से क्या जरूरत है कि 9 बज गया अभी तक देखे नहीं, अरे अभी समझो कि 4 बजा है और लग जाए और तो उसी से काम हो जाए। इसलिए कभी भी सीखने के लिए हमारा समय समाप्त नहीं होता है। वैसे स्नान है, स्नान कभी स्नान बोलते नहीं, हाँ स्नान हो गया तो विपरीतार्थक आप पूछ रहे हैं और इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। स्मार पत्र बोलेंगे, मेमोरेंडम को स्मार पत्र अस्मार पत्र दे दिया है। अब सारा कुछ ही उल्टा चला जाता है और आपके विद्यार्थियों का कैसे ये जाता होगा। और यदि कोई सचेत विद्यार्थी होगा तो आपके बारे में क्या राय बनाता होगा, सब अंदाज करें। ठीक है, और ऐसा मत समझिए जब आप क्लासरूम में होते हैं तो एक से एक लड़के होते हैं, उनकी निगाह से बचना मुश्किल होता है। 2 आंखों से हम सबको देखते हैं और कई एक आंखें अभी आप देख रहे हैं आप, इसलिए मेरा पूरा एक्सरे होता है, हम यहाँ से बच के निकल पूरी भाव भंगना होता है। इसलिए शिक्षक को एक एक्टर की तरह होना पड़ता है, पूरी तैयारी करके आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पहला वाक्य यदि सोच करके नहीं आया शिक्षक, और ये सोच करके नहीं आया है कि कहाँ से शुरू करेंगे, आगे चीज़ों को कैसे बढ़ाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे। आमतौर पर मित्रों सेमिनार में जाते हुए मैंने देखा है कि किसी विषय पर विद्वान बोलने आते हैं, उस विषय के संबंध में
1000 बातें आपको बता रहे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी चली थी कहाँ, पहुंची कहाँ, किस स्टेशन से चली थी और किस स्टेशन को पहुंची है। ये आखिर निराला के बारे में कहना क्या चाहते हैं, तुलसीदास के बारे में कहना क्या चाहते हैं। चौपाई पर चौपाई बोलते चले, उदाहरण पर उदाहरण बोलते जा रहे, फलना का कोटेशन भी सुना दें, शुक्र जी ने क्या कहा सो भी बता देंगे, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये खुद क्या बताना चाहते हैं। ये हादसा हम प्राय संविधानों में देखते हैं। और अच्छे अच्छे जो विद्वान जो मुझसे बहुत ज़्यादा जानकार है, बड़े विद्वान हैं, वहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जैसे श का ही उच्चारण, तालब श का हम लोग उच्चारण नहीं करते, तालब श का उच्चारण करते ही तो ये। और हमारे एक मित्र थे, हमसे सीनियर थे, वो सावधान हो गए तालब श के उच्चारण करने के लिए। अब नतीजा क्या हुआ कि दंत स का उच्चारण भी वो तालब श की तरफ, ठीक है। और ये खतरा है, जैसे बंगाली लोग लिंग निर्णय नहीं करते हैं, बंगला में लिंग निर्णय नहीं होता है, और वो जब सावधान होते हैं तो लड़की जाती है, कई बार गलती से लड़का जाती है, ये भी बोल देंगे क्योंकि उनको लगता है कि कहीं लिंग बोलने में गड़बड़ी नहीं। तो अतिरिक्त सावधानी नहीं, वो आपके भीतर ऐसी चीजें विकसित होनी चाहिए जिससे आप लगातार भाषा के रूप में संस्कारित होते जाएं। इसलिए भाषा की शुद्धता साहित्य के विद्यार्थी की पहली शर्त, और इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रही बात साहित्य से जुड़ी हुई और चीज़ों का, एक बात मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ, अच्छा गद्य लिखना सीखें। और प्रत्येक शिक्षक को कुछ न कुछ रोज लिखना चाहिए, और हम लोग बोल करके अपना इतिश्री करें। लिखने का काम जैसे किसी और के लिए छोड़ देते, ठीक है। अपने विद्यार्थियों को मैं कहता हूँ कि और कुछ नहीं तो रात को सोने के पहले डायरी कि आज दिन भर क्या किया। आप वैसे ही लिखते जाओगे, कुछ दिनों में तुम लेखक हो जाओगे, तुम्हारी भाषा संवरना शुरू हो जाएगी, तुमको लगेगा कि नहीं इस बात को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। और अच्छा गद्य जो लिखेगा वही अच्छी कविता को समझ भी सकता है, वही अच्छी कविता लिख भी सकता है। आप में से अधिकांश मित्रों को मालूम होगा कि गद्य को बताया गया है कि कवियों की कसौटी करनी। आप एक छोटा सा जैसे मान लीजिए कि उदाहरण है, हम एक गद्य का टुकड़ा आपको सुना रहे हैं, इसे ही मन में आया, मैंने सोचा कि इसको इस तरह से कहा जा सकता है। भादों की अंधेरी रात, सांय सांय करती हवा, तेज मध्यम बूंदों की झील, बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट, चपला की चकाचौंध चमक, रात थी या आफत का प्रकाश था। कम से कम शब्दों में कैसे वाक्य विन्यास किया है, कौन सा शब्द हटा दिया जाए। सहायक क्रिया के बिना भी काम चल रहा है तो चलने दे। संप्रेषण इतना चुस्त, अच्छा शरीर वो होता है जो वाक्य से हमारे पास नहीं, जिसमें से कुछ भी चर्बी निकालना मुश्किल। भाषा में फैट चर्बी नहीं होनी चाहिए। आप वाक्य बनाइए और लिखिए कि इसको इससे बेहतर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसको कहाँ दो शब्द घटाते। हमारे यहाँ शास्त्रज्ञों ने कहा है कि एक शब्द की बचत यदि आप कर लेते हैं तो एक संतान की प्राप्ति का शुभ होगा, एक शब्द की बचत, ठीक है। तो इसलिए शब्दों पर जितनी अधिक मितव्ययिता से काम चलाओ, जितने कम से देखिए, होशियार आदमी मार्केटिंग जब करता है तो कम पैसे में ज्यादा खरीदारी करता है। अमूर्ख मार्केटिंग करने वाला होता है वो ज्यादा पैसे में कम खरीदारी करता है। वैसे ही लिखने में होशियार वो लिखने वाला होता है जो कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति कौशल दिखा सके, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक करने की क्षमता रख सके। और साहित्य इसी का व्यापार है। साहित्य का काम ही है न्यूनतम में अधिकतम गिना, कम से कम में अधिक को अधिक सामने लाना। और कविता के बारे में बहुत बात जोर देकर के बताना चाहूँगा कि कविता का जब तक पाठ नहीं कीजिएगा तब तक कविता अपना अर्थ नहीं। घूंघट के पट खोल रे तो है प्रिया,
कविता कहती है हमको भी पढ़ो, हम तुमको अपना रूप दिखाएं। और वाचन के क्रम में मैंने देखा है कि बहुत सारी कविताएं जो ऐसे में समझ नहीं रहा था, खुद के वाचन से वो ज्यादा समझ रहा। और तो और जब देखा कि उस कवि का ही वाचन है जिसने कविता लिखी है, तब तो कई एक बार अर्थ बिल्कुल साफ हो गया। यानी कविता के पद होते हैं, पदक्षेप होते हैं, निक्षेप होते हैं, कदम ताल होते हैं, उसको कितना अच्छे ढंग से आप पकड़ते हैं। अब जैसे प्रसाद जी का वो गीत आपने मशहूर सुना होगा, हिमालय तुम श्रेणी, पूरा मार्च सॉन्ग, पूरा मार्च सॉन्ग। अब पूरा मार्च सॉन्ग जो चलता है उसका है लेफ्ट राइट, हरस दीर्घ, ये चलते रहता है। अब ये यदि आप न पकड़ेंगे, हिमालय तुम श्रेणी से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, लेफ्ट राइट, एक दो देखिए पूरा चल रहा है। वैसे यदि छंदों का साहित्य के विद्यार्थियों को क्या, इधर एक आलोचना की किताब का लोकार्पण था, उसमें मैं गया हुआ था, उसमें एक लेख था, बिल्कुल नए लेखक थे, नाम अभी नहीं बताऊंगा, और उसमें छंदों की विदाई पर एक उत्साहजनक लेख लिखा था। हमने पूछा कि बाबू छंद के बारे में कुछ जानते होते नहीं? छंदों की विदाई बहुत भारी दुर्घटना। नीत्शे ने कहा था ईश्वर मर गए, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि यह ऐसी दुर्घटना है जिसकी भरपाई मुश्किल से। छंदों का जाना उनके लिए भले सुखकर है जिन्हें छंदों पर पूरा अधिकार है। निराला छंद को जैसे चाहते थे वैसे लिख सकते, और वो यदि छंद के बिना कविता लिखते थे तो वो अलग तरह की कविता होती थी। और चूंकि आप छंद नहीं जानते हैं, इसलिए छंद के विरोध में खड़े हैं, तो वो ऐसे ही होगा जैसे तरुण कुमार इंग्लिश का एक वाक्य नहीं जानते हैं और दिन रात इंग्लिश के विरोध में। एक हिंदी वाला शिक्षक यदि धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलता हो, अंग्रेजी में भाषण देता हो, और तब यदि अंग्रेजी का विरोध करे तो उसके अंग्रेजी विरोध में ज्यादा पड़ता। आपके पास जब छंदों की पूरी अच्छी जानकारी है, तब आप अच्छे ढंग से छंद का विरोध भी कर सकेंगे और आपके विरोध कर सकेंगे। मित्रों, जिन छंदों की जानकारी हमें पास कायदे से नहीं, अब जैसे हमारे सवैया छंद, कवित्व छंद, यदि सवैया की लय आपको मालूम नहीं है तो आप कभी भी अर्थ खोल ही नहीं सकते, कभी नहीं। मानुष हाँ तो वही रसखान बताओ गांव के द्वार। अब ये यदि आपके पास उस लय की पकड़ नहीं है तो अर्थ तक पहुंचने में आपको लगता। वैसे ही ये वीर रस है, आला है, यदि वो आप नहीं जानेंगे, अब कमाईनी की शुरुआत ही होती है और आला छंद से शुरू होती है। अब विचित्र बात लगती है कि कमाईनी है उसकी शुरुआत आला छंद से होती है। हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ सिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था, पूरा आला छंद नहीं, वीर छंद। तो छंद की समझ यदि नहीं हो तो आप उसको नहीं पढ़ा सकते। इसलिए हम लोग शिक्षक बहुत अपना काम सवाल पूछने में, बल्कि आपके यहाँ जो कार्यशाला थी उसमें सवाल कैसे पूछा जाए इस पर भी चर्चा हुई, और सवाल पूछने के तरीके इतने आसान बना दिए हैं शिक्षकों ने, जैसे का क्या समझौता है कि आसान आसान हम पूछेंगे और तुमको भी सुविधा होगी, हमको भी सुविधा। अब जैसे छंदों की ही हम बात करें मित्रों, छंद के बारे में हम 10-20 छंद का नाम दिए रहते हैं कि ये पाठ्यक्रम में है, दोहा है, रोला है, इत्यादि इत्यादि, और इसके लक्षण और उदाहरण लिखिए। दोहा छंद का लक्षण लिखिए और दोहा छंद का उदाहरण लड़का लिख देता है। मैं कहता हूँ कि सवाल को ऐसे लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि हम कविता की 10 माने टुकड़े दे दें, 1, 2, 3, 4, और कहें कि तुम बताओ कि इसमें कौन छंद है और क्यों वही छंद है जो तुम बताओ, तब शायद उसका एक्सरसाइज ज़्यादा बढ़ेगा और तब छंदों की पहचान भी उसको दूसरे तरीके से। हम लोग हमेशा, और ये तो बहुत आसान तरीका है, पढ़ा देने में भी आसान, हमको लगता है कि हिंदी की नई पीढ़ी के जितने प्राध्यापक हैं उनको 10 कविता के छंद वाले अंश दे दीजिए और पूछिए कि बताओ किस छंद का है, तो शायद वही मुश्किल में पड़ जाए। कैसा लगता है? तो जब आपको मुश्किल है इसलिए आप भी उसे पूछ लेते हैं, आपको भी आसान हो जाता है। वैसे कॉम्प्रिहेंशन है जिसको हम हिंदी में अवबोध करते हैं। हम कहते हैं कि भाई अवबोध में हम लोग गद्य का टुकड़ा देते हैं, गद्यांश देते हैं, और उसके बाद उससे जुड़े हुए
5 सवाल देते हैं कि इसका जवाब उसी में है, तुम उसको ढूंढ करके बताओ। हम क्यों ये नहीं पूछते हैं कि इस गद्यांश को पढ़ो और अपने ढंग से इससे उठने वाले 5 सवाल तुम बताओ, उसी में नंबर। सवाल बनाना भी एक बहुत बड़ा है और सवाल के पूछने के तरीके से बहुत कुछ तय होता है कि आप सवाल कैसे। मैं तो गणित के बारे में कहता हूँ, मैडम साइंस की हैं कि ये गणित में हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया कि किसी आदमी ने 100 रुपया सूद पर लगाया और 5% के हिसाब से सूद पर लगाया, तो बताओ साल भर में 100 रुपया में उसको कितना मुनाफा होगा। हम पूछते हैं कि इसका केवल मुनाफा की जगह ये कर दीजिए कि उसको पूछिए कि देने वाले को साल भर में कितना घाटा होगा। बात तो बराबर जवाब वही, लेकिन ये पूरा टेंडेंसी बदल जाए। एक जगह मुनाफा कमाने वाली टेंडेंसी पैदा हो और दूसरी तरफ घाटा उठा रहे हैं, ये टेंडेंसी पैदा हो। पूरा ये बैंक आपको लोन लेने के लिए इतना ज्यादा मैंने आपको लोन देता है जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है खाते पे, पूरा खाते। आपका पैसा है और वो बंबई में और आप ही को उधार रहता है और साफ डंके की चोट पर करता है कि लेंगे तो देंगे तुमको 5 रुपये और यदि हम तुमको देंगे तो लेंगे तुमसे 10 रुपये, मतलब घोषित। तो ये चीजें हैं, सवाल पूछना एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए हम लोगों को अब नई पीढ़ी के साथ जुड़ते हुए सवाल पूछने के तरीके को भी बदलना चाहिए और ये सब साहित्य के मूल्यांकन से ही जुड़ा हुआ सवाल। रह गई बात मूल्यांकन। तो मूल्य और अंकन ये 2 शब्द हैं और हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप किसी का मूल्यांकन करते हैं तो पहले आपका भी मूल्यांकन होता है। एक परीक्षक ऐसा भी होता है जो कॉपी में लिखता है कि एग्जाम इज बेटर देन, और एक परीक्षक बिना आंख मूंदे बिना देखे पन्ना पलटते जाता है, पन्ना की गिनती करते जाता है और नंबर बैठाते हैं। यदि उसमें गालियां भी दी हुई हैं और उसी को दी हुई हैं तो उसको पता भी नहीं चलता। एक बार हम लोग से कॉपी देख रहे थे, हिस्ट्री के एक हमारे मित्र एक कॉपी लाए। सर एक्सेप्शनल सभी जगह, बट सारे शिक्षकों तो मैं अभी अपने को शिक्षक मान करके ही सारी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोग उससे गुजरे हैं और उस अनुभव को हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमने भी ऐसा किया और जल्दी सारा कुछ होता है, जल्दी करना है, फलना है, दिखाना है, ये है वो है, और कई एक बार उसमें बहुत गलत स्थिति बनती है और कुछ से कुछ होता होगा, इसका हम लोग अंदाज कर सकते हैं। साहित्य के मूल्यांकन का जहाँ तक सवाल है, मैं केवल 2-3 कृतियों का उदाहरण देकर के आपके सामने बात स्पष्ट करूँगा। तुलसीदास का रामचरितमानस और जिसको लेकर के कई बार लोगों की भी आप चर्चाएं सुनते हैं। लगभग 500 वर्षों से अपने पास रखे ना, अगले 15 साल में 500 साल उसको कोई 500 वर्षों तक लगातार यदि किसी विराट जनमानस को अपने से जोड़े रखे और इसलिए उसके मूल्यांकन के समय हमें बहुत धैर्य, आज से 500 साल पहले का समाज, जाहिर सी बात है कि वो समाज एक पुरातन समाज था, बहुत कुछ ऐसा था जिसे हम पार करते हुए हम, और अभी कुछ बहुत बचा हुआ है जिसे हमें पार करना। महिलाओं के बारे में ऊंचे व्याख्यान देना और बात है, लेकिन बार बार मुझको घर में सुनना पड़ता है। श्रीमती जी कहती हैं, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, कि नारी बात पर खाली आप भाषण देते हैं, यहाँ सब पता चल जाता है। सब ना हमको बाहर जाएंगे तो बता देंगे क्या नारी बात है। ये बात हंसने की नहीं है, क्योंकि हम लोग वीर बहादुर हैं, वादवीर हैं, बोलने में तो कुछ जाता होता नहीं है और अच्छी बात बोल कर और आप सुधरने वाले तो ये मूल्यांकन करने वाले का भी मूल्यांकन हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इस बात के प्रति हमें बहुत सावधान है। तो तुलसी का उदाहरण मैं दे रहा था कि तुलसी के बारे में जितना भारतवर्ष में लिखा गया
उससे ज़्यादा उसके बराबर नहीं तो बहुत कुछ बाहर में मिल गया। और तुलसी के मानस के बारे में एक संदर्भ की मैं सुनाता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टालिन रूस में नेता थे और उस समय रूसी हिंदी विद्वान थे वारानिकोव, उनको रामचरितमानस के अनुवाद का काम किया गया और सबसे जो सुरक्षित जगह हो सकती थी उनको वहां रखा गया था कि ये एक महान काम कर रहे हैं, भारत के एक महान ग्रंथ का अनुवाद कर रहे हैं, इसलिए सबसे सुरक्षित जगह वारानिकोव वहां रखकर अनुवाद कर रहे थे। अचानक इंटेलिजेंस का इनपुट मिला कि उस शहर पर हमला होने वाला है। स्टालिन ने जो पहला आदेश दिया कि वहां से वारानिकोव को सबसे पहले रेस्क्यू वहां से। इसका मतलब है कि एक रूसी भी समझ रहा था और स्टालिन का जो रूप बना हुआ बहुत ही कठोर रूप उनका दिखाई पड़ता है, वो भी साहित्य की महत्ता को समझ रहा था और इसलिए महान साहित्य महान व्यक्तित्व की तरफ होता है। महान व्यक्तित्व शाश्वत मूल्यांकन, उनका एक बार किया हुआ मूल्यांकन काम नहीं देता, पीढ़ियों मूल्यांकन करते रहेगी तुलसीदास। और एक बात जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसीदास के बारे में बात करते हैं तो कुछ पंक्तियों को लोग उदाहरण में देते हैं और खारिज करना चाहते हैं। ये पद्धति साहित्य की आलोचना की नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोचना की पद्धति दूसरी, मूल्यांकन की पद्धति दूसरी। पूजिए विप्रशील गुण कीना, शुद्ध न गुणगन ज्ञान प्रतिमा, शुद्ध गवार ढोल को सुनावी, ये सब ताड़न के अधिकारी। यदि यही सब केवल होता तुलसीदास में तो कूड़ा पर भी फेंकने लायक नहीं। लेकिन तो संयोग से और सौभाग्य से तुलसीदास इन कुछ पंक्तियों के बावजूद महान है, उसके कारण महान नहीं है। In spite of that, he is great. Not because of that, he is great. तुलसीदास उन पंक्तियों के कारण महान नहीं है, इन पंक्तियों के बावजूद, क्योंकि वही तुलसीदास है। जब पार्वती की शादी होती है और विदाई की बात आती है तो बेटी की विदाई बहुत ही दारुण दृश्य होता है। जो बिल्कुल बेटी वाले नहीं है उनको भी रोना आ जाता है। लिखा है तुलसीदास ने कि कट विधि सृजी नार जग माही, कट विधि सृजी नार जग माही। और बताइए आप लोग, पराधीन सुख सपने, विधाता ने पता नहीं स्त्री के कैसी, पराधीन को तो सपने में जो तुलसीदास वर्षा ऋतु वर्णन है, कहते हैं कि क्यारियां फूट करके ऐसे चली हैं जिन स्वतंत्र वही बिगड़े, जैसे आजादी दे दी जाए तो बिगड़ जाए, वही तुलसीदास जहां कहते हैं कि पराधीन सपनों से, एक विधाता